साईं IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारी क्लास उत्तराखंड के हम टॉप 5 क्वेश्चन कराते हैं जो उत्तराखंड के विभिन्न प्रतियोगी एग्ज़ामों में आपकी बहुत मदद करेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन 5 होते हैं बेशक, लेकिन इनकी डिटेल में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। एग्ज़ाम में इन सवालों से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, है ना। तो बेटा चलते हैं। देखो आज का पहला सवाल है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन लिखा हुआ है मुनस्यारी, ऑप्शन है मनसा देवी, ऑप्शन है फूलों की घाटी, ऑप्शन है केदारनाथ। तो उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है, एक ही स्थल है उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल, और वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, है ना, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। तो देखो उत्तराखंड में, है ना, एक स्थल है जिसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। अब देखो वीडियो को पॉज कर लो यहीं, ठीक है। और वीडियो को पॉज करने के बाद में, रोकने के बाद में थोड़ा सा ध्यान लगाओ। पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, है ना। तो मैंने बताया था उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। फिर मैंने कहा था कि कौन कौन से 6 नेशनल पार्क हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल और पौड़ी में आता है, राजाजी नेशनल पार्क जो हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में गंगोत्री नेशनल पार्क, है ना, जो उत्तरकाशी में आता है। फिर उसके बाद में था गोविंद नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी का है। फिर उसके बाद में था, है ना, आपके पास में नंदा देवी नेशनल पार्क जो चमोली में, और उसके बाद में चमोली में ही था फूलों की घाटी, है ना। तो मैंने एक नेशनल पार्क उस दिन आपको बताया था, उसकी डिटेल मैंने आपको बताई थी। और मैंने कहा था कि गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। और फिर मैंने लिखवाया था कि उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है। फिर मैंने कहा था कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो उत्तरकाशी ज़िले में आता है। फिर मैंने कहा था कि गंगोत्री नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 2390 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो, है ना। फिर मैंने वहाँ पर बताया था कि हिमालयन भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, कहाँ, जो गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो इस तरीके से आपको याद रखना। मैंने उस दिन कहा था आपसे कि मैं चाहूँ तो 6 के 6 नेशनल पार्क आपको करा दूंगा, लेकिन मैंने क्यों नहीं कराए। मैंने इसीलिए नहीं कराए कि देखो आज हमने दूसरा नेशनल पार्क पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है फूलों की घाटी। पिछला वाला जो हमने पढ़ लिया था वो हमने हाथों हाथ रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आप रिवाइज करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक एक करके 6 नेशनल पार्क पढ़ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी सारी नॉलेज कैसे इकट्ठी कर ली। इसलिए कहा जाता है कि चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ो। अगर हम उस दिन 6 के 6 नेशनल पार्क पढ़ लेते तो ये सवाल कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, क्योंकि मैं कभी भी, याद रखना, मैं क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर ये सवाल मैं पहले करा देता तो क्वेश्चन लिखता और छोड़ देता केवल, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये आपसे पूछता और एक लाइन में जवाब दे देता, और आपसे पूछ लेता कि डिटेल में बता चुका हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि डिटेल में आपको एक ही बार बताऊंगा, नोट्स में आपको एक ही बार बनवाऊंगा। इसलिए मेरे साथ में आप लगे रहिए। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वीडियो का हो, पटवारी का हो, उत्तराखंड PCS का हो, कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम आएगा, है ना, छोटा बड़ा, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D, कोई भी एग्जाम आएगा, अगर उत्तराखंड के 5 सवाल आते हैं तो 4 सवाल मेरी वीडियो से मिलेंगे, तय बात है। इसलिए आप लगे रहिए मेरे साथ में, है ना। तीसरी क्लास है, ज़्यादा नहीं है, तीसरी क्लास है, 15वां क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन होने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आज पहले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है, देखो हम बात करने वाले हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो ये जो फूलों की घाटी है ना, ये जो फूलों की घाटी है किस जिले में है। तो फूलों की घाटी मैंने बताया था चमोली जनपद में है। कहाँ है बेटा, चमोली जनपद में। पहला सवाल बन जाएगा, जिला पूछेगा आपसे। ये फूलों की जो घाटी है जो चमोली में है ना, इसे नेशनल पार्क कब बनाया है। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला है इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है 1982 में। तो फूलों की घाटी को नेशनल पार्क बनाया गया है 1982 में, याद रखें। और गंगोत्री कब का था, लिख दें कमेंट्स बॉक्स में,
चलिए उसके बाद में देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब हुआ है? तो वो हुआ बेटा 14 जुलाई 2005 को। बहुत मोस्ट फैक्ट है, 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऐसे देखिए अगला पॉइंट जो बनेगा, ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा जाता है कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आता है जोशीमठ में। कहाँ बेटा? जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। ठीक है। अगला जो बड़ा शानदार सवाल है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल है 87.5। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ये कहा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूके का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? और आप बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है बेटा। तो ये कितने शानदार सवाल बने हैं। देखो सवाल एक और है कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो किन पर्वतों के बीच है? किन पर्वतों के बीच पड़ता है ये? तो ये कहा जाता है कि पर्वत आते हैं नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में है। कौन सी घाटी? द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में है? तो नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में है। देखिए इसके नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाली नदी बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है और आने की पूरी संभावना है कि फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम क्या है ना? तो उस नदी का नाम है पुष्पावती। ये जो पुष्पावती नदी है, इस पुष्पावती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम का मतलब निकली कहाँ से है? तो पुष्पतोया से। पुष्पतोया ताल, एक पुष्पतोया ताल पड़ता है ना कामेत पर्वत में। कामेत पर्वत पर एक पुष्पतोया ताल है। उस पुष्पतोया ताल से निकलती है पुष्पावती नदी और इस पुष्पावती नदी के बीचों बीच पुष्पावती नदी बीच में से गुजरती है किसके? फूलों की घाटी के। तो फूलों की घाटी के बीच से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। तो आप कहोगे पुष्पावती नदी। और पुष्पावती नदी किस पर्वत से निकलती है? कामेत पर्वत से निकलती है। पुष्पावती नदी किस ताल से निकलती है? तो पुष्पतोया ताल से निकलती है पुष्पावती नदी, है ना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो किन पर्वतों के बीच में पड़ता है? तो एक तरफ नर और एक तरफ गंधमादन पर्वत है, उनके बीच में जो घाटी है वो फूलों की घाटी है, द वैली ऑफ फ्लावर्स है। चलिए वो शानदार सवाल है, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? देखिए फूलों की घाटी की खोज, तो पहली बात फूलों की घाटी की खोज कब हुई है? तो 1931 में। पूछेगा आपसे कि फूलों की घाटी की खोज कब हुई है? तो 1931 में। 1931 में फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फ्रैंक स्माइथ, है ना, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। ये फूलों की घाटी की खोज उन्होंने कब करी, है ना?
कब करी, है ना, जब ये गंधमादन से बद्रीनाथ जा रहे थे, बद्रीनाथ जा रहे थे। जब ये गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की यात्रा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा फूलों की घाटी को, है ना। ये जो फ्रैंक स्माइथ हैं, इस फ्रैंक स्माइथ ने कितनी प्रजाति खोजी, फूलों की, वनस्पतियों की, कितनी प्रजातियों की खोज करी। प्रजातियों की खोज, किसकी प्रजाति, फूल, है ना, प्लस वनस्पति। फूलों और वनस्पति की कितनी प्रजाति की खोज करी थी इन्होंने, तो कहा जाता है कि लगभग 2500, लगभग 2500, लगभग 2500, लगभग 2500 लगभग 2500, है ना, प्रजातियों को खोजा। एक और सवाल बनता है कि फ्रैंक स्माइथ जो थे, है ना, वो कितने प्रकार के बीज अपने साथ में ले गए। तो बीज अपने साथ ले गए थे, अपने साथ ले गए, कितने प्रकार के बीज अपने साथ ले गए थे, तो कहा जाता है कि 250 प्रकार के बीजों को वो अपने साथ ले गए थे, लगभग 250 प्रकार के बीज, है ना। फ्रैंक स्माइथ ने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक, उसका नाम क्या है, तो इनकी किताब का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसी किताब से दुनिया में पहचान पड़ी फूलों की घाटी की, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। किताब बहुत आती है एग्जाम में बेटा, रट लो, किताब खूब आती है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में किताब पूछी जाती है। तो देखो, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो किस ज़िले में है, चमोली में, है ना। इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो 1982 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया, 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, फूलों की घाटी का मुख्यालय कहाँ है, तो जोशीमठ में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 87.5 वर्ग किलोमीटर। यह कह सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आपका हो गया फूलों की घाटी, है ना। 2-3 बातें और हैं, उन पर भी आप गौर कर लो बेटा। 2-3 बातें गौर करने की, देखो क्या क्या है, ठीक। मैं आपको, देखो टॉपिक है मेरे पास में, पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुटे रहोगे तो आपको 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बहुत हाई हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अन्य नाम क्या हैं, देखो इसके अन्य नाम क्या है। फूलों की घाटी का एक और नाम क्या है, तो फूलों की घाटी का एक और नाम आता है बेटा नंदनकानन। फूलों की घाटी को नंदनकानन कहा जाता है, और इस नाम का जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में, ये सवाल आया भैया, है ना। स्कंद पुराण के केदार खंड में, है ना। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है, तो याद रखो नंदनकानन। तो नंदनकानन किसको कहा गया है, फूलों की घाटी को। किसमें कहा गया है, केदार खंड में। केदार खंड किसका हिस्सा है ना, स्कंद पुराण का। चलिए, इसी को एक और नाम दिया गया है अलका, इसको अलका कहा गया है ना। एक किताब लिखी गई थी कालिदास ने, मेघदूत। तो मेघदूत नामक किताब में, मेघदूत में कालिदास ने क्या नाम दिया है भैया इसको, फूलों की घाटी को, है ना। कालिदास ने मेघदूत में नाम दिया है अलका। ये भी सवाल पूछा गया है। और देखो नाम,
एक और नाम है ना, पुष्पावली, पुष्परसा, पुष्पा नदी बीच से गुजरती है इसी के, है ना। फ्रैंक स्माइथ ने खोज करी थी, तो फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसी को बोलते हैं, है ना। इसी को बैकुंठ बोला जाता है ना। इसी को नाम देते हैं गंधमादन, गंधमादन, इसी को गंधमादन कहा गया है ना। इसी को कहा जाता है भ्यूंडार, ठीक है। तो ये नाम हो गए। देखो सवाल खुद बना लो। सवाल बनेंगे कि भैया फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में पड़ती है, तो आप कहोगे कि फूलों की घाटी भाई साहब नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वत के बीच में है। फूलों की घाटी से, है ना, कौन सी नदी गुजरती है, तो आप कहोगे भाई साहब पुष्पावती। पुष्पावती नदी किस पर्वत से निकलती है, कामेत पर्वत से। पुष्पावती नदी किस ताल से निकली है, तो पुष्पतोया ताल से, है ना। देखो फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी, तो 1931 में। फूलों की घाटी की खोज किसने की है, तो ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश यात्री था जिसका नाम था फ्रैंक स्माइथ। उस फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कैसे करी, जब वो गंधमादन पर्वत से कहाँ जा रहे थे, बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने फूलों की घाटी को देखा। इसका मतलब गंधमादन पर्वत और बद्रीनाथ के बीच में है ये, है ना। कितने प्रकार फ्रैंक स्माइथ ने यहाँ पर कितने प्रकार की प्रजातियों की खोज करी, फूलों की कितने प्रकार की वैरायटी मिली उन्हें, 2500, जिनमें से कुछ के बीज वो अपने साथ ले गए थे, लगभग कितने, 250 प्रकार के, है ना। द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रैंक स्माइथ ने। और इसी किताब से फूलों की घाटी की पहचान हुई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में फूलों की घाटी को जाना गया इसी के नाम से। तो बेटा मैंने देखो 2 नेशनल पार्क आपको बता दिए, सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटा वाला। चीज़ें चलती रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ सफ़र तय कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे नेशनल पार्क भी याद हो जाएंगे, सब रिवाइज भी हो जाएंगे, एक एक बात उंगलियों पर आ जाएगी, और जैसे क्वेश्चन आएगा आप फट देना उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा दूसरा सवाल, चलिए बेटा दूसरा सवाल अपना क्या है, देखो, है ना। दूसरा सवाल है अपना श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने होगा ये, है ना, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन, गोरखाओं का आक्रमण, ये इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन के खिलाफ उन्होंने, है ना, आवाज़ उठाई थी। टिहरी रियासत में जो वंशानुगत शासन चल रहा था, है ना, सामंती शासन था, जिसमें लोगों के ऊपर जो है ना, एक अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ जो है किसने आवाज़ उठाई है, तो श्रीदेव सुमन ने आवाज़ उठाई है। श्रीदेव सुमन से कम आप 10 पॉइंट याद रख लो, और ये 10 पॉइंट जो है 10-12 पॉइंट भी याद रख लोगे, तो ये वो हिस्सा है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा, है ना, सहायता मिलेगी आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है, हाँ भैया, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है श्रीदेव सुमन, है ना, श्रीदेव सुमन, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में कम से कम हम, है ना, 10-15 बातें तो जानेंगे। ये जो श्रीदेव सुमन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ है ना, तो जन्म हुआ है उनका 1915 में, 1915 में उनका जन्म हुआ है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि श्रीदेव सुमन का जन्म तो हुआ है 1915 में, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जन्म किस जिले में हुआ है, तो टिहरी में उनका जन्म हुआ है ना। टिहरी में जन्म हुआ है, एक गांव का नाम था जोल गांव। टिहरी के जोल गांव में जन्म हुआ किसका, श्रीदेव सुमन का। तो ये मोस्ट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कभी सन नहीं पूछी जाती, है ना। जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर बड़े फेमस व्यक्ति हुए हैं, उनकी जन्म डेट नहीं आती, जन्म स्थान आता। तो टिहरी जिले में जोल गांव में उनका जन्म हुआ था। चलिए दूसरा सवाल जो मेरे हिसाब से अच्छा बन सकता है, उनका जो मूल नाम था, ये बचपन का नाम था,
उनका जो मूल नाम था, ठीक है, तो उनका जो मूल नाम था वो था श्रीदत्त बडोनी, श्रीदत्त बडोनी, है ना। तो श्रीदेव सुमन का ये जो पॉइंट है बहुत लाजवाब पॉइंट है। श्रीदेव सुमन का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था श्रीदत्त बडोनी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था गुमानी कवि, है ना, का नाम मैंने पूछा था, गुमानी कवि, है ना, का वास्तविक नाम क्या था। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि ये था उसका नाम, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा वो आपसे कि श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था, तो श्रीदत्त बडोनी उनका वास्तविक नाम था। और देखो आगे खास बातें क्या है, उन्होंने देहरादून से पढ़ाई करनी स्टार्ट की। देहरादून के सब वो पढ़े, है ना, प्रारंभिक शिक्षा टिहरी में लेने के बाद में वो देहरादून आ गए। देहरादून में उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी और ये कहा जाता है कि 1930 लगभग 15 साल की उम्र उनकी हुई और 1930 में उन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने करा था, है ना, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और लगभग उन्हें 15 दिन की जेल भी वही हुई थी पहली बार, है ना। तो 1930 में, है ना, इन्होंने 1930 में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। जब नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था उसमें भाग लिया तो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और 15 दिन की सज़ा दी गई जेल में, है ना। तो कहा जाता है 1930 में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन की सज़ा हुई। 15 दिन की सज़ा हुई। पहली बार जेल गए हैं, देखिए पहली बार जेल वो किस केस में गए हैं, तो नमक सत्याग्रह के केस में उन्हें जेल हुई है पहली बार। बड़ा शानदार सवाल बनेगा ये पॉइंट भी आपके लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो टिहरी के सामंती शासन के खिलाफ थे, है ना। टिहरी में जो वंशानुगत शासन था उसके खिलाफ थे, है ना। इसलिए उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था टिहरी राज्य प्रजा मंडल। तो देखिए टिहरी राज्य प्रजा मंडल, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई है, तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई है 23 जनवरी 1939 में। अच्छा सवाल है, किस स्थान पर हुई है, तो देहरादून में। और इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन संस्थापक बने हैं, है ना। तो 1930 से 1939 का जो फैक्ट है ये वाला, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की, तो श्रीदेव सुमन ने करी है। कहाँ की है, देहरादून में करी है। और कब करी है, 23 जनवरी 1939 को। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और कहा जाता है कि जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक हलचल शुरू हो गई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। गांधी जी से मिले भी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया है। और जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तो कहा जाता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। मुनि की रेती जेल में रखा गया, फिर उसके बाद देहरादून जेल में रखा गया और उसके बाद कहा जाता है कि इन्हें जो है सेंट्रल जेल आगरा में रखा गया 1942 में, ठीक है। 1942 में आगरा जेल में रखा गया, ठीक। वहाँ लगभग कहा जाता है कि इनको जो सज़ा हुई तो वहाँ से निकले और निकलने के बाद में, है ना, टिहरी के वंशानुगत शासन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी मजबूती से शुरू कर दी। इस संघ के माध्यम से इसका नाम था टिहरी राज्य प्रजा मंडल, है ना।
सामंती शासन के खिलाफ जो है उन्होंने बगावत शुरू कर दी। और कहा जाता है कि जब वो लौट कर आए सेंट्रल जेल आगरा से, तो टिहरी की सीमाओं में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। टिहरी की सीमाओं में, है ना, उनको घुसने नहीं दिया गया। प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया उनके, है ना। पहली बार प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार प्रयास किया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। 30 दिसंबर 1943 को जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और टिहरी जेल में उनको डाल दिया गया। उनके ऊपर अत्याचार हुए, ठीक है। उन्होंने जेल में कहा भी था कि तुम मुझे मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन मोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो कहा जाता है कि देखिए, हम तो खास सवालों की बात कर रहे हैं, जानकारी बहुत है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगा इसी में से, इसी पॉइंटों में से आपको कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं श्रीदेव सुमन की। 1939 के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1942 के क्या हो गया भाई, 1942 के, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और कहा जाता है कि इसी दरमियान वो जो थे गांधी जी से मिले थे, है ना, सेवाग्राम वर्धा में। तो इसी दरमियान कहा जाता 1942 में, है ना, सेवाग्राम वर्धा में गांधी जी से मिले। चलिए, मैंने कहा है कि जब वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सेंट्रल जेल आगरा से रिहा हुए तो उनको कहा जाता है कि टिहरी की सीमाओं में नहीं घुसने दिया गया, लेकिन जब उन्होंने प्रवेश किया, है ना, तो 30 दिसंबर 1943 को 30 दिसंबर 1943 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया है 30 दिसंबर 1943 को। गिरफ्तार करने के बाद में किस जेल में भेजा गया है, तो जेल का नाम है टिहरी जेल। टिहरी जेल। अब सवाल यह आता है कि टिहरी जेल में इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि इस प्रजामंडल के माध्यम से इन्होंने टिहरी के, है ना, वंशानुगत शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब वंशानुगत शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो राजा को या उसकी सेना को बुरा लगा और उन्होंने क्या करा है, जैसे टिहरी में पहली बात तो इन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब ये पहुँचे, है ना, 27 दिसंबर 1943 को, तो 3 दिन बाद 30 दिसंबर 1943 को, है ना, उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्होंने हिस्सा लिया था तो देवप्रयाग से उनको अरेस्ट किया गया था। चलिए, टिहरी जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातनाएं दी गई, बेड़ियां बांधी गई, है ना, उनके पैरों में मोटी मोटी जंजीरें बांधी गई, ठीक है, श्रीदेव सुमन के ऊपर। और कहा जाता है कि 21 फरवरी 1944 को उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। ये डेट थोड़ा याद रख लेना, ये अच्छा सवाल बनेगा, है ना। 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का केस लगाया गया। राजद्रोह का केस लगा और कहा जाता है कि श्रीदेव सुमन को, है ना, श्रीदेव सुमन को राजद्रोह का केस लगा उनके ऊपर। और श्रीदेव सुमन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वकील करने की भी अनुमति नहीं दी गई, है ना। उन्होंने केस
स्वयं लड़ा। राजद्रोह का जो केस उनके ऊपर लगा था, इस केस में उन्हें 2 साल इस केस के अंतर्गत उन्हें 2 साल की सजा हुई और 200 रुपये का अर्थदंड उनके ऊपर लगा। वो जेल के भीतर थे, जेल कर्मचारियों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार करा है ना, तो उस दुर्व्यवहार के खिलाफ उन्होंने अनशन करा और उन्होंने कहा कि अगर राजा है ना मेरी बात को स्वीकार करते हैं, मेरी 3 शर्तों को मानते हैं। पहली शर्त यह है कि प्रजामंडल को मान्यता मिल जानी चाहिए, मुझे पत्र व्यवहार की परमिशन मिल जाए जेल के भीतर, और तीसरा उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लगे झूठे आरोपों की अपील राजा खुद सुने, और चौथा उन्होंने कहा था कि मेरी डिमांड जो है वो 15 दिन की डिमांड है, 15 दिन के भीतर अगर मेरी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आमरण अनशन करूँगा, है ना। इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया राजा की तरफ से, और कहा जाता है कि इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखिए बहुत शानदार सवाल है। टिहरी जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन, टिहरी जेल में उन्होंने आमरण अनशन, क्या हुआ भाई, आमरण अनशन शुरू कर दिया है टिहरी जेल में। तो आमरण अनशन शुरू हुआ है ना, देखिए 3 मई 1944 को, और उनकी मृत्यु हो गई है 25 जुलाई 1944 को। और ये कहा जाता है 84 दिन के आमरण अनशन के बाद, ये दिन जरूर याद रख लें, 84 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई है 25 जुलाई 1944 को। कहाँ हो गई है? टिहरी जेल में। शून्य में यह आता है कि इन्हें यहाँ पर जब इन्होंने आमरण अनशन करा और प्रजामंडल से जो लोग जुड़े हुए थे वो लगातार बगावत कर रहे थे, बाहर बगावत चल रही थी टिहरी शासन के, टिहरी वंशानुगत का शासन के खिलाफ। ये प्रजामंडल के लोग जो थे बगावत कर रहे थे, है ना, क्योंकि इन सभी का जो एक लीडर था, है ना, श्रीदेव सुमन, वो अंदर थे, जेल की सलाखों के भीतर थे और वो आमरण अनशन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर देख लेना, है ना। तो सामंती शासन के जो लोग थे, नरेंद्र शाह का शासन था उस समय टिहरी में, है ना, वो थोड़े से डरे हुए थे। तो लालच दिया गया कि श्रीदेव सुमन आप जो है अनशन तोड़ दो, हम आपकी सज़ा को माफ़ करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रजामंडल को मान्यता मिलती है तो मैं आमरण अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रजामंडल को मान्यता मिलनी चाहिए, वंशानुगत शासन खत्म होना चाहिए। यानी इसके खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसी अनशन के तहत 84 दिन की आमरण जो हड़ताल हुई, अनशन हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई। ये कहा जाता है, सुनने में तो ये भी आता है कि जो पुलिस थी वहाँ की, जो जेल के कर्मचारी थे, जेल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कंबल में जो है ना, श्रीदेव सुमन की बॉडी को लपेटा और भागीरथी नदी में बहा दिया। अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन है, भागीरथी नदी में जो है ना, उनकी डेड बॉडी को बहा दिया है। ठीक है, तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक वीर, है ना, क्रांतिकारी की। ठीक है, जनता के हकों पर जो लोग कब्जा किए बैठे थे उनकी डिमांड की। उन्होंने कहा था कि मैं जान दे दूंगा, मैं अपनी प्राण दे सकता हूं, लेकिन टिहरी रियासत के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे तले नहीं कुचलने दूंगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा था कि सामंती शासन है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन की लड़ाई किसके खिलाफ थी? तो देखिए, जो अगर हम देखें, है ना, श्रीदेव सुमन की जो लड़ाई थी वो टिहरी शासन के या राजा के या राज्य के वंशानुगत शासन के खिलाफ थी, है ना, वंशानुगत शासन के खिलाफ थी। तो बस देखो, सवाल मैंने बहुत शानदार बताए हैं आपको। ये जो 8-10 पॉइंट मैंने बताए हैं, कभी फिर चर्चा होगी तो इन बातों के अतिरिक्त चीज़ों को देखेंगे हम, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से सवाल जब भी आएगा आपको 101% मिलेगा, 101% यहाँ से सवाल मिलेगा। तो अब नो टेंशन हो जाइए और पूरे टॉपिक को आप पूरी शिद्दत से पढ़िए। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको जानकारी दे दी है और यहाँ से सवाल जो बनेंगे आपको जरूर मिलेंगे श्रीदेव सुमन से। तो देखिए, श्रीदेव सुमन, बेटा
श्रीदेव सुमन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं एक बार और देख लेते हैं। उनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है तो टिहरी जिले में उनका जन्म हुआ था, जोलगांव में। उनका मूल नाम क्या था, तो श्रीदत्त बडोनी, है ना। देखिए देहरादून में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग कब लिया है, तो 1930 में। और कहाँ भाग लिया है, देहरादून में। और उन्हें 15 दिन की सज़ा हुई थी, जेल में गए थे वो, ठीक है, तो वो भी देहरादून में है ना। ये सवाल बहुत अच्छा है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, तो आप बताओगे 23 जनवरी 1939 को। कहाँ हुई है, देहरादून में। और किसने की है, श्रीदेव सुमन ने करी है ना। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है इन्होंने। और इसी दरमियान देखो यहाँ जब इन्होंने भाग लिया है भारत छोड़ो आंदोलन में, तो पहले इनको मुनि की रेती में रखा गया, देवप्रयाग से अरेस्ट कर लिए गए, मुनि की रेती में रखा, 10 दिन देहरादून में रखा, फिर सेंट्रल जेल है ना आगरा में उनको भेज दिया गया। महात्मा गांधी से मिले थे वो सेवाग्राम वर्धा में। और किसकी सफलता के लिए मिले थे, है ना, प्रजामंडल की सफलता के लिए। 30 दिसंबर जब ये वहाँ से आए तो कहा जाता है कि इन्हें टिहरी की सीमाओं में एंट्री नहीं दी गई। 30 दिसंबर 1943 को इन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और टिहरी जेल में डाल दिया गया। तो किस जेल में उनको रखा गया था, टिहरी जेल में। कहा जाता है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा 1944 में, है ना। फिर उसके बाद में जेल में उनके खिलाफ अत्याचार हुए, जेल कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने आमरण अनशन शुरू करा। कितने दिन वो चला, 84 दिन। कब से कब तक, 23 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। और उनकी डेथ हो गई। जब देखिए उनकी डेथ हो गई तो एक बड़ा शानदार सवाल आता है। इसी चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो टिहरी रियासत का विलय जो हुआ है, टिहरी रियासत का यह आंदोलन जब तेज हो गया इनकी मौत के बाद, तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, है ना। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में जो विलय हुआ है 1 अगस्त 1949 को, है ना। श्रीदेव सुमन की डेथ के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हो गया और प्रजामंडल की जीत हो गई, ठीक है। तो चलिए बेटा दूसरा सवाल, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, है ना। बस अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम में सफलता चंद कदम दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल आज का। हाँ जी, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है बेटा अपने पास में कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी सीसी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो विकल्प है वो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। तो देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जो ज़्यादा काम की हैं। पहला सवाल, एक सवाल आपने सुना होगा कि भारत की प्रथम आईपीएस महिला, इंडियन पुलिस सर्विस, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? तो पहली आईपीएस महिला का नाम सबको पता है, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला का नाम है किरण बेदी। सवाल दूसरा मेरा यह है कि भारत की दूसरी आईपीएस महिला कौन थी? दूसरी आईपीएस महिला, भारत की दूसरी आईपीएस महिला, उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये एचपी हिमाचल प्रदेश की थी। इनका जन्म है ना हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दूसरी आईपीएस महिला थी। यहीं से सवाल आता है कि भारत की पहली, देखिए कोई भी महिला डीजीपी नहीं बनी थी अब तक। डीजीपी का मतलब आप जानते हैं, है ना, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, ठीक है, डीजीपी, ठीक है। कोई भी महिला अब तक डीजीपी नहीं बनी थी, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की प्रथम
महिला पुलिस महानिदेशक, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है ना, उनका नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और किस राज्य की बनी वो? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। किस राज्य की है? उत्तराखंड की। तो ये रिकॉर्ड उत्तराखंड ने बनाया है ना। उत्तराखंड में पहली बार किसी महिला को डीजीपी बनाया गया। पूरे भारत में किसी महिला को डीजीपी नहीं बनाया गया, उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने किसी महिला को डीजीपी बनाया गया है ना। डीजीपी बनाया, पुलिस महानिदेशक बनाया था। ठीक। और देखो सवाल, एक और सवाल शानदार बनेगा। उत्तराखंड के प्रथम डीजीपी या पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 1949 को, तो पहले पुलिस महानिदेशक बनाए गए थे अशोक शरणकांत। ये उत्तराखंड के पहले है ना पुलिस महानिदेशक बने। दूसरी बात देखो, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी कहते हैं। तो उस समय इनका नाम है अशोक कुमार। इस समय 2021 की बात कर रहे हैं हम, अशोक कुमार। इस समय डीजीपी जो हैं वो अशोक कुमार हैं, वो 11वें नंबर के डीजीपी हैं। कौन सा नंबर आता बेटा? 11, 11। ये 11 लिखा मैंने, देख लो ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो इस सवाल से इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है कि भारत की प्रथम आईपीएस महिला का नाम किरण बेदी था। भारत की दूसरी आईपीएस महिला का नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इस सवाल को उल्टा घुमाओ, सवाल ऐसे ही बन सकता हो कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड के पहले डीजीपी का नाम अशोक शरणकांत, और उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी का नाम इस समय जो है उनका नाम है अशोक कुमार। और कौन से नंबर के बेटा? वो 11वें नंबर के डीजीपी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सवाल नंबर है अपने पास में, हाँ जी, सवाल नंबर है अपने पास में चौथा सवाल अपने पास में। चौथे सवाल में क्या है देखो, कह रहे हैं कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आता है चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में। तो वशिष्ठ गुफा कहाँ है? टिहरी में है ना। तो बस इतना याद रख लो, वशिष्ठ गुफा जो है वो टिहरी में है। और किस नदी के किनारे पर है? टिहरी में वशिष्ठ गुफा किस नदी के किनारे पर है? तो नदी हो जाएगी गंगा या भागीरथी नदी के किनारे पर है ना। यहाँ पर जहाँ वशिष्ठ गुफा है, यहाँ शिवलिंग भी है, यहाँ एक शिवलिंग है, यहाँ शिवलिंग भी है। और कहा जाता है कि भगवान राम के गुरु जो थे वशिष्ठ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना, ज़्यादा टिपिकल मत पढ़ो, शानदार तरीके से और आसान तरीके से पढ़ो आप। सवाल बस इतना याद रखो कि वशिष्ठ गुफा किस जिले में है। तो वशिष्ठ गुफा आती है बेटा किस जिले में? टिहरी जिले में वशिष्ठ गुफा। किस नदी के किनारे पर है? तो गंगा नदी के किनारे पर है वशिष्ठ गुफा। तो वशिष्ठ गुफा टिहरी जिले में है और गंगा नदी के किनारे पर है। भगवान राम के गुरु जो थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। इतना याद रख लो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, हाँ जी, चौथा सवाल अपना कह रहे हैं कि गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल। जब मैंने ये क्वेश्चन जो था बेटा, जब मैंने ये क्वेश्चन
व्हाट्सएप पर डाला था आपके ग्रुप में, जो लोग पढ़ना है समझ रहे होंगे, है ना, डाला था, तो बच्चों में थोड़ा डिस्कशन हुआ, मैं देख लिया था सब चीज़ें। कुछ कह रहे थे कि नैनीताल आंसर है, कुछ कह रहे थे अल्मोड़ा आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के 2010 के पेपर में, जो नायब तहसीलदार का पेपर था उत्तराखंड 2010 में, उसमें बिल्कुल सेम विकल्प लिखे गए हैं। नायब तहसीलदार का एक एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में 2010 में, ठीक है, तो उसमें सेम क्वेश्चन लिखा गया था, ठीक है। अब चूंकि सवाल इसी बात का है, सवाल इस बात का है कि गोलू देवता का मंदिर कहाँ है, तो गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में भी है और गोलू देवता का मंदिर नैनीताल में भी है ना। घोड़ा खाल बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे, है ना, कि घोड़ा खाल में है, वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों विकल्प हों तो सही किसको माना गया है, मतलब जो एक एक्यूरेसी है ना, जो किसी भी सवाल के की शुद्धता है, अगर ऐसी दोनों सिस्टम बैठते हैं तो सही जवाब आप क्या लगा। मैंने भी इसी वजह से इस सवाल को लिखा था और मैंने देखा कि एग्ज़ाम जब हुआ तो आयोग ने किसको ज़्यादा तवज्जो दी है ना। देखिए, अगर नैनीताल नहीं होता तो अल्मोड़ा ठीक था, अच्छा अल्मोड़ा ना होता तो नैनीताल ठीक था, लेकिन जब दोनों सही हों तो फिर अल्मोड़ा आंसर लगाइए, ठीक है। तो गोलू देवता का मंदिर कहाँ है, तो गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में है, सही जवाब ये माना है आयोग ने, ठीक है। नैनीताल में भी है, ये बात सही बोल रहे हैं आप। अल्मोड़ा में कहाँ है, चितई में, ठीक है, और नैनीताल में कहाँ है, घोड़ा खाल में है। तो दोनों जवाब ठीक हैं, लेकिन सवाल इस बात का कि एग्जाम में अगर दोनों विकल्प आते हैं तो हम किसे वरीयता देंगे, हम देंगे अल्मोड़ा को। दोनों में किसको वरीयता देंगे, अल्मोड़ा को, ठीक है। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एक दिन आपको बताया था कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनाया था, है ना, किस वंश के राजा ने बनवाया था, उस वंश को लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लिखते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि इतने बच्चे जो हैं, जो कमेंट्स लिख रहे हैं, जो मेरे पास सब मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो जाग रहे हैं और मेरे साथ वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज का जो सवाल है मेरा वो ये है कि कटारमल का सूर्य मंदिर, है ना, जो कि अल्मोड़ा में है ना, वो राजा कटारमल के द्वारा बनवाया गया था और राजा कटारमल किस वंश का था, ये लिखना आपको। चलिए, गोलू देवता, गोलू देवता, देखिए 2-3 सवाल याद रखो। गोलू देवता की जो उत्पत्ति है वो किस जिले से मानी जाती है, तो चंपावत। ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल है बेटा, बिल्कुल जहर सवाल है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि गोलू देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप कहोगे कुछ कहेंगे अल्मोड़ा, कुछ कहेंगे नैनीताल, दोनों ही गलत हो। तो अल्मोड़ा वाले भी गलत हैं और नैनीताल वाले भी गलत हैं। गोलू देवता की उत्पत्ति किस जिले से मानी जाती है, तो चंपावत से मानी जाती है। अच्छे से कान खोल कर समझ लें आप, ठीक है। चलिए, गोलू देवता के उपनाम क्या हैं, तो गोलू देवता के उपनाम हैं, देखो, न्याय का देवता। कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों को न्याय की फरियाद करनी होती है वो चिट्ठी पत्री लिख के यहाँ रख जाते हैं और उनको अवश्य न्याय प्राप्त होता है। जब उनको न्याय प्राप्त हो जाता है तो वो एक घंटा चढ़ाते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं वहाँ पर, है ना, जैसी मुराद होती है वैसी ही व्यक्ति जो घंटी चढ़ाता है वहाँ पर, तो न्याय का देवता कहा गया है। इसको परमोच्च न्यायालय कहा गया है। परमोच्च, परम सबसे बड़ा और ऊंचा, परमोच्च न्यायालय, परमोच्च न्यायालय कहा गया है। तीसरा सवाल आता है, इसी को गौर भैरव कहा गया है। गौर भैरव, ये जो गोलू देवता का मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है, तो देवता किसको मानते हैं, कहा जाता है कि भगवान शिव को मानते हैं। गोलू देवता का जो मंदिर है तो इसमें जो देवता हैं जिनको गोलू कहा गया है वो भगवान शिव को कहा गया है, ठीक है। एक और सवाल आता है कि गोलू देवता के जो मंदिर हैं, वो मंदिर, गोलू देवता के जो मंदिर हैं बेटा, वो 2 नाम आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अल्मोड़ा में चितई है, चितई अल्मोड़ा में, और दूसरा नैनीताल के घोड़ा खाल में। जब दोनों विकल्प हों तो आपको अल्मोड़ा लगाना पड़ेगा, है ना, घोड़ा खाल।
ठीक है, घोड़ा खाल। ठीक, देखिए बेटा, मैंने सवाल पूछा है, आज का जो मेरा सवाल है, मैंने आपसे सवाल पूछा है जो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। सवाल यह है कि कटारमल का सूर्य मंदिर है ना, राजा कटारमल ने बनवाया था और वो किस वंश का था। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लास को पढ़ते हैं, मेरी क्लास से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैंने सवाल आखिर में पूछा, वो मेरी वीडियो को आखिर तक देखते हैं। कितने मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे चैनल पर कितने मैसेज आते हैं, इससे मैं अनुमान लगा लूँगा कि कितने सारे बच्चे जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर बेटा, अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं नोट्स बना रहे हैं, तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना, मुझे लगेगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे लगेगा कि आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो, तो मैं इन क्लासों को यहीं विराम दे दूंगा, मैं इन क्लासों को रोक दूंगा और मैं ख़त्म कर दूंगा उत्तराखंड का सेक्शन, अगर मेरे इस सवाल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ना आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नई क्लास में, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।